कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आप लोगों को स्वागत करते हैं। मैं सोनू कुमार, फिजिक्स टीचर, आप लोगों को फिजिक्स में न्यू चैप्टर की ओर लेके चलते हैं। आज जो चैप्टर है गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। जो भी गोलीय सतह है उससे प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जो फॉर्मूला है, जो भी है इससे रिलेटेड, उससे हम लोग चलेंगे। गोलीय सतह जो होती है उससे कौन सा फॉर्मूला प्राप्त होता है या लेंस का सूत्र प्राप्त होता है, जो भी है इससे रिलेटेड हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोई भी गोलीय सतह हो गया, गोलीय सतह जो स्फेरिकल इस प्रकार गोला रूप में हो, ठीक है, किस प्रकार, इस प्रकार हो, गोलीय रूप में हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। आप लोग पता है कि अवतल कैसा होता है, उत्तल कैसा होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्या, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, यही चैप्टर का नाम है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। इससे एक आता है न्यूमेरिकल, जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम आता है एक सिद्ध करने के लिए, अपवर्तन सूत्र से आता है इससे, ठीक है। क्या है, अवतल सतह, अवतल सतह, अवतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन, अवतल सतह से। उत्तल सतह से भी हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसी भी गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र सिद्ध करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछता भी कई बार पूछा भी है, ठीक है। इसका सूत्र जो आता है म्यू2 बटा v माइनस म्यू1 बटा u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r, इतना आता है, या बड़ी हो या स्मॉल हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह तो v एक यूज हो रहा है, माने क्या, प्रतिबिंब दूरी, यह यूज हो रहा है u वस्तु दूरी, और r माने त्रिज्या, और म्यू1 और म्यू1 म्यू2 दो अपवर्तनांक इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है, दो अपवर्तनांक इसमें चर्चा है। तो यह जो चल रहा है अवतल सतह से, किस सतह से, अवतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है, जिसको हम लोग अपवर्तन सूत्र कहते हैं। यह जो सूत्र है म्यू2 बटा v माइनस म्यू बटा u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन सूत्र, ठीक है। तो आते हैं, इसके सबसे पहले एक अवतल सतह लेते हैं। कैसा लेते हैं सतह, एक अवतल सतह लेते हैं। यह हो गया एक अवतल सतह, यह मान लेते हैं कि अवतल सतह हो गया, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस प्रकार है, मान लेते हैं प्रधान अक्ष, इसको हम प्रधान अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो प्रधान अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक वस्तु है बिंदु O पर, ठीक है। इस बिंदु O पर जब वस्तु है तो यहाँ से मान लेते तिरछे जाती हुई जो किरण है, मान लेते ऐसे जा रही है किरण, ठीक है, यहाँ पर मान लेते गया, यह बिंदु से टकराया, ये जो सतह है इस सतह को हम मान लेते हैं जो सतह पर जाके गिरा, अवतल सतह की इस बिंदु पर जाके गिरा, इस बिंदु को हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब आपतित किरण यहाँ पर डाला जाता है तो ये जो अवतल सतह इससे परपेंडिकुलर एक नॉर्मल डाला जाता है, यहाँ पर एक नॉर्मल हो गया, एक नॉर्मल दे दिया, ठीक है। तो यह जो नॉर्मल के साथ यह C वक्रता केंद्र से होते गुजरेगा, C से गुजरते हुए होके जाएगा, ठीक है। अब यह जो है C वक्रता केंद्र से गुजरेगा, लेकिन जैसे ही इसमें आया तो यह जो मीडियम हम मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक म्यू2 हो गया, और इसके चारों तरफ का मीडियम को मान लेते हैं म्यू1, हवा एयर ले लीजिए या वैक्यूम ले लीजिए, और इसको हम मान लिए म्यू2, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक जो है इसके अपवर्तनांक से ज्यादा है, अर्थात म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1, माने जो कांच है, अवतल दर्पण, अवतल जो है सतह, अवतल का सतह जो है, यह सतह इसके बाहर के अपवर्तनांक से इसका अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तब इसका जब अपवर्तनांक ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि
कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपतित किरण है, यहाँ पर आपतन कोण जो बनाया आई, या जैसे यह किरण आपतित किरण इससे जैसे ही गुजरेगा तैसे जाना चाहिए था, लेकिन यह सघन माध्यम में जाता है, अर्थात विरल से जब सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इस प्रकार ऐसे यह मुड़ जाएगा। जब ऐसे मुड़ जाए तो इसी को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके इसके सतह पर मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर यह मिलेगा वहां पर उस वस्तु का इमेज बनेगा। इसको थोड़ा और अच्छा से बना देते हैं। हालांकि यह परपेंडिकुलर है, नॉर्मल को थोड़ा इस तरफ डाल देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दूर से थोड़ा डालते हैं, मान लेते हैं यहाँ हो गया नॉर्मल, यह नॉर्मल हो गया। हालांकि यहाँ पर आएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिलर बनाते हैं। और यहाँ पर जैसे यह जो नॉर्मल है, यह नॉर्मल डाल दिया गया है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो किरण है यहाँ से मुड़ के जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे मुड़ जाएगा और यहाँ पर ऐसे होकर गुजरेगा। एस से मान लेते हैं आर डायरेक्शन में यह चला जाएगा। किस डायरेक्शन में चला जाएगा, आर डायरेक्शन में चला जाएगा। ओ से आया एस, इधर जाना चाहिए था लेकिन चला गया इधर। इसी किरण को आर के जो डायरेक्शन में गया, इसी किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो सतह पर जाके यहाँ पर क्या मिलता है, आई बनता है, माने यहाँ पर उसका इमेज बनता है। तो जो किरण आया, यह किरण आ रहा था, यह किरण यहाँ, यह जो नॉर्मल है, यह नॉर्मल के साथ यहाँ पर एंगल बनाएगा। तो इस एंगल को क्या कहेंगे, आपतन कोण, जिसको आई से डिनोट किया जाएगा। क्या से डिनोट किया जाएगा, आई से। और यहाँ पर आपतन कोण यह आई हो गया, तो इसके साइड में उस तरफ जो सघन माध्यम मुड़ते हुए गुजरा विलंब की ओर, उसको अपवर्तन कोण कहेंगे आर। तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा, यह कोण यह आई होगा तो यह भी आई, यह आर होगा तो यह भी क्या होगा, आर होगा। तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, आपस में दोनों के दोनों बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि यह मान लेते हैं दोनों बनाया क्या, आई, और यह सिर्फ बनाया एंगल, यह एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये आई है, ध्यान दीजिएगा। तो यह आई हो गया, यह एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बना, दो माध्यम में प्रकाश जाने का ऐसा घटना हुआ। अगर यही यह माध्यम नहीं होता तो सीधे गुजर जाता, होता कि नहीं। लेकिन यह माध्यम आने के कारण यह क्या हुआ, इसके माध्यम की उपस्थिति से, अर्थात यह सघन, यह विरल, तो यह अविलंब की ओर मुड़ गया। अब इसी किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसके सतह पर कहीं न कहीं प्रधान अक्ष पर जाके काटेगा। तो जहां पर काटेगा उसको हम मान लेते हैं क्या, आई। इस एंगल को मान लिए हम थीटा, क्या मान लिए, थीटा मान लिए। और इस एंगल को हम मान लेते हैं बीटा, और इसको मान लेते हैं अल्फा। अल्फा बीटा थीटा, माने थीटा एंगल से, प्रधान अक्ष के अक्ष से थीटा एंगल पर प्रकाश की किरण आ रहा था वस्तु से, बिंदुओं से, और यह सतह से टकराया। टकराने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ गया, आर कोण बनाते हुए आर की दिशा में चला गया। ठीक है, जहां पर आपतन कोण आई बना रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस किरण को, एस आर को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वह प्रधान अक्ष के किसी न किसी बिंदु आई पर जाके कटेगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सिंपल, इसमें यही लिखना है कि एक अवतल सतह हो गया, एक अवतल सतह लिया गया है जिसका अपवर्तनांक μ2 ग्रेटर देन μ1, अर्थात इसका कांच का अवतल सतह का अपवर्तनांक बाहरी सतह से अधिक है। यहाँ पर प्रधान अक्ष के किसी बिंदुओं से थीटा एंगल पर प्रकाश की किरण आ रही है, जो एस ओ एस, जो ऐसा दिशा में अपवर्तन के कारण चली जाती है। इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो आई बीटा कोण बनाते हुए बिंदु आई पर, प्रधान अक्ष के बिंदु आई पर मिलता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जब दो माध्यम की बात होगा, एक माध्यम यह और एक माध्यम यह, तो स्नेल का नियम जरूर आएगा। तो हम लोग चलते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है क्या,
स्नेल का नियम कहता है क्या कि यह μ1 आई इंटू साइन आई, अर्थात इस मीडियम का अपवर्तनांक और इस मीडियम से जो बना कोण साइन आई उसके और बराबर इस माध्यम का हो गया क्या μ2, इस माध्यम में जो बना कोण उस साइन आर उसके जया के साइन आर के क्या होगा, दोनों इस प्रकार अनुपातिक रूप से होगा, अर्थात कह सकते हैं इस दोनों आपस में बराबर होगा। तो उस हम जानते हैं क्या कि यह जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे मिरर के लिए चल रहे हैं, अर्थात छोटा मिरर जब होगा यहाँ पर छोटा जब भी मान लेते हैं सतह लेते हैं अवतल का, तो प्रकाश बहुत नजदीक से आएगा, तो यह रे को पैराक्सियल रे कहते हैं। ठीक है, तो उपाक्षीय किरण जिसको हिंदी में कहते हैं, तो लिख देते हैं उपाक्षीय किरण के लिए, पैराक्सियल रे के लिए कहते हैं। तो पैराक्सियल रे में क्या होता है कि साइन आई करीब करीब आर के क्या होता है बराबर, बताया था कि नहीं, उसमें जो होता है कि साइन आर के क्या होता था बराबर आई के बराबर। इसी प्रकार यह जो एंगल है साइन आई करीब करीब क्या होगा आई के बराबर होगा, और साइन आर करीब करीब किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। कोई दिक्कत है, जब आर के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं क्या कि यह जो साइन आई है वो आई के बराबर है, तो इसके जगह पर हम आई लिख सकते हैं और साइन आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं आर, इसलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, तो यहाँ पर हो गया क्या μ1 आई इंटू साइन आई, तो साइन आई का मान क्या हुआ साइन आई जो आई के बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आई बराबर। अब यहाँ पर हो गया क्या μ2, इस माध्यम का अपवर्तनांक इंटू इस माध्यम में जो बना एंगल आर, अर्थात आर के क्या होगा बराबर होगा, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आई एंगल का मान निकाल लेते हैं और यह आर का एंगल का मान निकाल लेते हैं, दोनों का मान निकाल के यहाँ पर क्या करते हैं पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आई जो कोण बन रहा है यहाँ पर आई बन रहा है, यही ना कोण आ रहा है, यह किरण आ रहा है, यह विलंब के साथ जो कोण बना है उसको आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण यही होगा क्या होगा आई होगा। तो यह त्रिभुज जो बना, यह जो त्रिभुज यहाँ बन रहा है, देखिए एक ऐसा यहाँ से आएगा, ये जो एंगल है ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से जाते हुए ऐसा त्रिभुज बन रहा है, बड़ा है कि नहीं, ये बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज किसमें ओ एस सी में। ठीक है, ओ एस सी में चलते हैं, तो ओ एस सी में मान लेते हैं यह एंगल है, यहाँ पर मान लेते हैं थीटा है, यहाँ पर आई है, और यहाँ पर हमको मान निकालना है, इसका मान कितना होगा, माने अल्फा मान रूप में हम लोग निकालते हैं, क्योंकि यह आई का मान निकाल लेते हैं। यह एंगल हम लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों का जोड़ते हैं मान तो बाह्य कोण के बराबर होगा, ये दोनों को आंतरिक कोणों का योग, किसी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है बराबर होता है, अर्थात ये दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो इसके क्या होगा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का बना थीटा और प्लस यहाँ का बना आई बराबर कितना के बराबर होगा, अल्फा के क्या होगा बराबर होगा। तो उस स्थिति में आई बराबर हो जाएगा अल्फा और थीटा उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा, अर्थात आई बराबर अल्फा माइनस थीटा। पुनः चलते हैं, यह तो आई का मान निकल गया, अगला बार हम आर का मान निकाल लेते हैं। तो आर का मान देखिए यहाँ पर बना, ये जो है किरण गया इस माध्यम में तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, यह कोण ऐसे बन रहा है ऐसे बन रहा है, यहाँ से ऐसे गया यहाँ से ऐसे आया, तो यह एंगल आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यह जो त्रिभुज है यहाँ पर जो कोण बन रहा है यह वाला, तो यहाँ से चला आया फिर यहाँ से चला आया, ये त्रिभुज बन रहा, माने कहने के आई एस सी, आई त्रिभुज किसमें ISC में। ठीक है, इसमें चले आते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है यहाँ पर देखिए ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, मान लेते हैं ऐसे है इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है बीटा, यहाँ पर आर और यहाँ पर है अल्फा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, है ना, इसके बराबर होगा ही।
आई के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब ये दोनों एंगल यहाँ पर जो बना यह, अर्थात यह जो है बीटा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर जो एंगल है आर, आर, यहाँ पर जो अल्फा, अल्फा, ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो इस एंगल की क्या होगा, बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि आप बीटा प्लस आर बराबर होगा अल्फा, कह सकते हैं ना। तो उस स्थिति में आर बराबर कह सकते हैं अल्फा माइनस कितना, बीटा। तो यहाँ पर आर का, आई का भी मान निकल गया और आर का भी मान निकल गया, दोनों का मान समीकरण इसमें रख देते हैं, इधर साइड में मिटा देते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण सेकंड से चलते हैं। तो सेकंड में आई और आर चाहिए, तो आई और आर हम लोग निकाले हुए हैं। तो μ1 इंटू आई का मान कितना आ गया है, यह आ गया है कितना, अल्फा माइनस थीटा बराबर μ2, ये जो आर है, आर का मान यहाँ पर दिया, निकाल लिए हैं, कितना आर का मान आया है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से μ1 इंटू अल्फा, अल्फा क्या कोण है, यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल है, बीटा क्या एंगल है, तो यह जो कोण है, तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, होता है ना। तो अर्थात कोण बराबर जब चाप बटा त्रिज्या होता है, तो यह जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि यह वक्रता केंद्र है। यहाँ पर मान लेते हैं यह ध्रुव हो गया, तो वक्रता केंद्र ध्रुव, अर्थात इसके सतह से कहीं भी बिंदु ले लीजिए और वक्रता केंद्र के बीच के जो दूरी होगा वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ये दूरी आपस में सब बराबर होगा, लग रहा है कि छोटा है या बड़ा है, ऐसा नहीं, आपस में सभी दूरी क्या होगा, बराबर होगा। चित्र में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा नजदीक करने के कारण, लेकिन आपस में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सभी दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यह हो गया यहाँ एस से यहाँ एस पी, यह बड़ा त्रिभुज के लिए चाप काम करेगा, इसके लिए भी चाप काम करेगा, इसके लिए भी चाप, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सभी के लिए चाप का काम करेगा, है कि नहीं। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं एंगल बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो ये अल्फा बन रहा है यहाँ पर, तो अल्फा बन रहा है यहाँ पर, तो ये जो त्रिभुज यहाँ पर है ना। तो अर्थात इस कंडीशन में यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है ऐसा, तो यह हो गया, इसके लिए चाप यह हो गया, तो इसका नाम एसपी कह सकते हैं, बटा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा त्रिज्या होगा, तो क्या कहेंगे, सीपी। अब माइनस है थीटा का मान, तो थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो बड़ा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो चाप यही होगा एसपी बटा त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसके लिए यह त्रिज्या होगा, तो कितना त्रिज्या होगा, ओपी होगा। अब बराबर हो गया μ2 इंटू अल्फा यहाँ बन रहा है, चाप यही, त्रिज्या यही, चाप होगा एसपी और माइनस त्रिज्या होगा सीपी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं साइड में। अब यहाँ पर माइनस हो गया बीटा, तो बीटा यहाँ पर बन रहा है, ये जो त्रिभुज है यहाँ पर ऐसे त्रिभुज, ये जो त्रिभुज सॉरी यहाँ से यहाँ पर चाप लेते हुए यहाँ से आएगा, ऐसे चाप लेते हुए चलेंगे, इससे तो ऐसे आएगा, तो ये चाप हो गया यह एसपी, अब बटा त्रिज्या यह हो गया कितना, आईपी। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, चिन्ह परिपाटी का थोड़ा यूज करते हैं, चिन्ह परिपाटी चलते हैं। चिन्ह परिपाटी आप लोग जान रहे हैं, थोड़ा सा चलिए, तो चिन्ह परिपाटी चलते हैं। तो देख रहे हैं कि एस यहाँ है, कहाँ है, यह एसपी, तो एसपी से पहले यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, क्या, एसपी कॉमन आउट हो रहा है, पहले कॉमन आउट कर दे रहे हैं। तो μ1 आई इंटू एसपी कॉमन आउट हो रहा था, तो 1 बटा सीपी होगा ना, यहाँ 1 बटा सीपी, फिर माइनस है, यहाँ एसपी तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यह नीचे ओपी बचेगा, ओपी बराबर क्या हो जाएगा,
क्या आ जाएगा, म्यू टू हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू टू एस पी को कॉमन आउट कर लेंगे, म्यू टू इंटू एस पी इंटू क्या बचेगा, तो 1/CP 1/CP और माइनस क्या बचेगा, तो माइनस बच जाएगा 1/IP बचेगा ना, 1/IP बच जाएगा। तो यहाँ से एस पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो μ1 इंटू 1/CP माइनस 1/OP बराबर हो जाएगा μ2 इंटू 1/CP माइनस 1/IP। इतना हो जाएगा। अब सबका मान चिन्ह परिपाटी से हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पर μ1, अब CP देखिए, C यहाँ है, P यहाँ पर है, तो यह ध्रुव हो गया, यह हो गया वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं। तो 1 कितना हो जाएगा R, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में है, ये जो है, ये जो ध्रुव पोल है, इस पोल के लेफ्ट साइड में है। तो हम बताए थे कि माइनस में होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस में, माइनस 1/OP। तो O यहाँ है और P यहाँ पर है, तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। इसके लेफ्ट साइड में है तो माइनस में हो जाएगा। μ2 1/CP, C वक्त यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, P ध्रुव, तो इसके क्या होगा, वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करेंगे, लेफ्ट साइड में है तो माइनस बटा 1/IP। I यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ पर क्या है, ध्रुव है। ठीक है, तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से μ1 इंटू माइनस 1/R, यहाँ प्लस हो जाएगा 1/U बराबर μ2 माइनस 1/R और प्लस 1 क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जब चलते हैं यहाँ पर कि μ1 इंटू, अब यहाँ से गुना कर देते हैं इसमें, अब μ2 से इसमें सब में गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुना करते हैं, इसको इस तरफ मिटा देते हैं, यहाँ पर जब गुना करते हैं, यहाँ पर गुना करते हैं, तो यह हो जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो माइनस μ1/R होगा ना। अब यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो प्लस है, तो क्या होगा, μ1/U बराबर, इसमें गुना करेंगे तो माइनस μ2/R और प्लस μ2 क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि R और R एक जगह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसको V और U को एक जगह करते हैं। तो ये जो है इस R को इस तरफ लेके आ रहा है, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा μ2/R, इस तरफ तो ये तो है ही, तो माइनस में μ1 कितना है R, इसको क्या करते हैं, उस तरफ लेके चले जाते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर है बराबर में क्या, तो बराबर में μ2/V, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों में से R एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, R एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, μ2 माइनस हो जाएगा μ1 बराबर कितना है, μ2/V माइनस μ1/U। तो इसको पहले लिख दीजिए क्या, तो μ2/V माइनस μ1/U बराबर μ2 माइनस μ1/R। ठीक है, इसी को बोला जाता है दर्पण सूत्र। तो यह तो हो गया किसके कारण, यह अवतल के कारण, अवतल जो सतह है उस सतह के कारण ऐसा होगा। उत्तल के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अवतल के साथ हम लोग इस पर बनाए, तो अवतल जो सतह है उस सतह के कारण प्रकाश जब आया तो अपवर्तन की घटना हुआ, और अपवर्तन के कारण यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ बना आई, तो उसके कारण यह जो यहाँ पर फॉर्मूला प्राप्त हुआ अवतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन का फॉर्मूला है। अर्थात इसको किसी भी गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन का फॉर्मूला पूछेगा तो यही आएगा, चाहे आप उत्तल से आप सिद्ध करिए चाहे अवतल से सिद्ध करिए। उत्तल से भी हो सकता है, इसी को उत्तल हम मान लेंगे तो उसको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर मिल रहा है, मिलने के कारण वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसी प्रकार त्रिभुज लेके चलेंगे और उसमें भी यही घटना होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।